हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास देखेंगे। और दोस्तों, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आज लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके 50 वर्ड्स में इसमें लिखने होते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन को किस तरह से लिखें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स गेन हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका इंग्लिश का पवन सीरीज लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाया जा चुका है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जो टोटल 17 पार्ट में डिवाइड, दोस्तों जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पार्ट नंबर 2 नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है समझाइए, अथवा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके डीएलएड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे NPEGEL का फुल फॉर्म हम लोगों ने इसके पहले देखा था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो ये आप फुल फॉर्म जरूर लिखिए। और चलिए देखते हैं यहाँ पे इस योजना के बारे में। दोस्तों, इसके पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो योजना है ये अधिकतर ऐसे क्षेत्रों के लिए जहाँ पे जो भी छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, वहाँ पे जो शिक्षा का लेवल हो बहुत ही ज़्यादा निम्न है, एक तरह से हम कह सकते हैं। या फिर ये ऐसे छात्राओं के लिए जहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं आती हैं इसके अंतर्गत, जहाँ पे उनके शिक्षा का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं होता। तो इसके लिए ये सरकार के माध्यम से ये योजनाएं चलाई जाती हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, यहाँ पे NPEGEL लचीली विकेंद्रीकृत प्रक्रियाओं निर्णय के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर बालिका शिक्षा की बाधाओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी बालिका शिक्षा है उसमें जो भी बाधाएं आती हैं उसको दूर करने के लिए ये योजना चलाई जाती है। यहाँ पे देखिए, स्वैच्छिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाता है इसको, और इसमें लड़कियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है जो स्कूल में भर्ती तो हैं लेकिन वहाँ पर नियमित रूप से नहीं जाती हैं। तो ऐसे जगहों पर उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखा था ना कि मीना मंच के माध्यम से, और साथ ही यहाँ पे देखा था उनको अलग अलग तरह से सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाता है, और साथ ही उन्हें अलग अलग तरह के कुटीर उद्योग और साथ ही सिलाई कढ़ाई, ये सारी स्किल डेवलप करके उनको सेल्फ डिपेंड बनाने का प्रयत्न किया जाता है, साथ ही जिससे कि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी इसके पहले क्वेश्चन में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें आगे, लड़कियों की पहचान करने और उन्हें इस अवस्था से बाहर निकालने की और पढ़ाई मध्य में छोड़ने से रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर निश्चित करने पर ये योजना जो है वो बल देती है। एक तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें तो शिक्षक जो अपने छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अगर वो अपने छात्रों को मोटिवेट करके रखता है, वो अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देता है, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षण के माध्यम से, एक अच्छे शिक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं, जिसके माध्यम से वो शिक्षा अपनी बीच में ड्रॉप आउट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए शिक्षक को ट्रेंड किया जाता है इस योजना के माध्यम से। यहाँ पर हम देखें, यह योजना लड़कियों की भर्ती, उपस्थिति, उपलब्धियों पर नजर रखने के लिए ग्राम स्तर की महिलाओं और सामुदायिक संगठनों की सहायता लेती है। तो दोस्तों, इसके पहले ही हम आपसे बात कर चुके हैं कि ये योजना पर्टिकुलर एक संस्था के माध्यम से नहीं बल्कि अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती है, जहाँ पर अलग अलग संस्थाओं की मदद से इस योजना को संचालित किया जाता है। सामुदायिक संगठनों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय मुद्दों के बारे में अपनी समझ के अनुरूप ग्राम विशेष हित उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव दें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी संस्थाएं हैं वो इस योजना को संचालित करने के लिए अपने अपने स्तर से सहायता मुहैया कराती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो जिस जिला या विकास खंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबादी है, वहाँ राष्ट्रीय महिला साक्षर दर भी
औसत से कम है। तो ऐसी जगहों पर, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो जहाँ पर ऐसी जगह, ऐसे विकास खंड जहाँ पर महिला साक्षरता दर कम है, औसत से भी कम है, तो ऐसे जगहों के लिए ये योजना कार्य करती है, जिससे कि वहाँ की जो भी साक्षरता औसत दर है वो बढ़ाई जा सके और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जो भी वहाँ की महिलाएं हैं, जो भी वहाँ की लड़कियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे हम देखें, ये तो हो गई आपकी इस योजना के विषय में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना भी इस योजना का ही एक हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को खोला जाता है, जिसके माध्यम से जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय से संबंधित लड़कियां हैं वो इस विद्यालय में रह करके अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों हेतु आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत उस स्थानों पर ध्यान दिया जाता है जहां आबादी बिखरी हुई होती है, यानी कि जहां पे आबादी कम होती है और अशिक्षा भी अधिक होती है। तो इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं और बाकी के 25% स्थान गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़कियों हेतु होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको 75% अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये सीटें रिजर्व होती हैं। बाकी 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन परिवारों की लड़कियों के लिए ये सीटें होती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी इस समुदाय से संबंधित लड़कियां होती हैं वो वहाँ पे रह करके, यानी कि वहाँ पे उनके रहने, खाने और पढ़ाई करने की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जहाँ पे आपको पूछा गया है कि NPEGEL क्या है, इससे आपको कहीं भी कुछ भी से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो इस योजना से संबंधित आप कहीं भी हेजिटेट नहीं होंगे। और इसी योजना के अंतर्गत ही आपको मीना मंच का कार्यक्रम चलाया जाता है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी इसी योजना का ही हिस्सा है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह की संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस योजना के तहत क्रियान्वित किए जाते हैं। और अगर हम बात करें कम शिक्षित महिलाओं के लिए स्थानीय दस्तकारी, सिलाई, कढ़ाई, कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण दे करके महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसमें मेन पॉइंट यही सब थे। तो दोस्तों अगर आप ये मेन पॉइंट लिखते हैं तो इसमें आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कूल चलो अभियान क्या है स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्कूल चलो अभियान, तो यहाँ पर देखिए जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। तो दोस्तों यही सबसे मेन पॉइंट है कि ये योजना कब चलाई गई, बस आपको इतना ही ज़्यादा याद करना है। बाकी सब तो आपको पता है कि स्कूल चलो अभियान का मतलब ये कि हम ऐसे वर्ग, ऐसे छात्रों, ऐसे समुदाय को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें जो कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं, जो कहीं ना कहीं साक्षरता दर में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। तो दोस्तों बस आपको यही इतना याद करना है कि जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु स्कूल चलो अभियान चलाया गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इस अभियान के तहत और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए, पोस्टर लगाए गए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, यानी कि स्कॉलरशिप दी गई ऐसे समुदाय के छात्रों को जो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर से बहुत ज़्यादा निम्न थे। एक तरह से वहाँ पे जो साक्षरता दर थी बहुत कम थी। तो ऐसे लोगों को किसी भी तरह से शिक्षित करने के लिए एक
प्रोत्साहन दिया गया है कि वो किसी तरह से स्कूल आए, उसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी गई, स्कॉलरशिप दी गई कि इसी लालच से वो स्कूल आएंगे। तो स्कूल चलो अभियान बस आपको 1996 से 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु तो स्कूल चलो अभियान चलाया गया। क्लियर? 1 से 8 तक 1996 ये आपको याद करना है। और यहाँ पे जुलूस निकालकर, पोस्टर लगाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। इतना आपको बस इसमें याद करना, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा लिखना चाहते हैं तो आप इसको विश्व स्तर पर किस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे विश्व के कई देशों के शिक्षाविदों के दल ने प्रदेश के कई नगरों में बालिका शिक्षा की दिशा में अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल ने अपने साथ बालिका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उपाय बताए, जिसमें बालिकाओं की साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया गया। दल में मैक्सिको, घाना सहित कुछ अन्य विकासशील देशों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, शिक्षाविद और विश्व बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तो ये सारी चीजें आप दर्शा सकते हैं। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा आपका जो आंसर होगा वो और ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको बस इसमें बतानी है स्कूल चलो अभियान के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्लियर? ये आपका बस हो गया 1996, जुलाई 1996 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान, जुलूस निकालकर, पोस्टर लगाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और आकर्षित करने के लिए विद्यालय के प्रति छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। बस इतना ही आपके लिए बहुत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों बहुत कम टाइम है, तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट है वही सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं। थोड़ा सा और डिटेल अगर करना चाहें तो देखिए, स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे अगर आपको और भी थोड़ा सा डिटेल करने की ज़रूरत लग रही है तो आपको ये इंक्लूड कर देना है कि स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। इस संशोधित योजना में केंद्र 75% और राज्य 25% व्यय करेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंप्रेसिव आंसर हो जाएगा कि जब आप स्कूल चलो अभियान को सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण अंग बताएंगे और इसमें केंद्र और राज्य की कितनी साझेदारी होती है, और ये 1 अप्रैल 2001 से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई है। तो दोस्तों ये जो स्कूल चलो अभियान था ये आपका, इसके पहले हम लोगों ने देखा ना कि ये आपकी कब शुरू हुई थी, ये जुलाई 1996 में शुरू की गई थी और ये 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए थी। और जब आप यहाँ पर ये इंक्लूड करेंगे कि 1 अप्रैल 2000 से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई है, यानी कि यही जो स्कूल चलो अभियान था अब यही 1 अप्रैल 2000 से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई। क्लियर? क्योंकि दोस्तों हर चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट लाया जाता है, तो जो भी योजनाएं थी उसमें धीरे धीरे जो भी समाज की आवश्यकता थी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उसमें और इम्प्रूवमेंट करके इस योजना का नाम सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई। क्लियर? आप इस आंसर में इतना ही अगर लिखते हैं तो आपके 50 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे और ये आंसर आपका काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगा। क्लियर? और दोस्तों अगर इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं, आपको अगर इसमें और भी ज़्यादा इंक्लूड करना, तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता सर्वव्यापकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी कुछ विशेष प्रयास किए गए। जैसे राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हैं तो सचल विद्यालय, और बिहार में चरवाहा विद्यालय। दोस्तों ये भी आपको कभी कभी पूछ ले कि सचल विद्यालय, अगर हो सकता है आपको कभी शॉर्ट में ही पूछ ले कि सचल विद्यालय और चरवाहा विद्यालय किस राज्य से संबंधित है या ये किस समुदाय से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे घुमंतू जनजाति के लिए सचल विद्यालय खोले गए थे और बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले गए थे, जहाँ पे लोगों को साक्षरता बढ़ानी थी, तो किसी भी तरह से उन्हें साक्षर बनाना है, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील थी। तो दोस्तों आगे हम चलें, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो मेन पॉइंट थे वो आपको हमने बता दिए हैं। ये स्कूल चलो अभियान जिसमें केंद्र सरकार का 75%, राज्य सरकार का 25% इस योजना के लिए खर्च था, यानी कि व्यय था। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपका हो गया।
अब हम चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण साक्षरता अभियान को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं मेन पॉइंट क्या है। संपूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये आप देखते होंगे अक्सर आपके जो दूरदर्शन कार्यक्रम अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अक्सर ये दिखाता है ना, संपूर्ण साक्षरता मिशन के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक प्रौद्योगिकी के रूप में 5 मई 1988 को राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे संपूर्ण साक्षरता अभियान को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो ये सामाजिक प्रौद्योगिकी के रूप में 5 मई 1988 को राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था 2007 तक साक्षरता का बना रहने वाला 75% का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना। मिशन में 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दोस्तों यहाँ पर आप नाम से ही देखिए संपूर्ण साक्षरता अभियान। तो दोस्तों संपूर्ण साक्षरता अभियान का मतलब ऐसा साक्षरता अभियान जिसमें कि केवल बालक बालिकाएं ही नहीं बल्कि देश के हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म, हर स्तर, हर आयु वर्ग के लोग आएंगे, यानी कि इसमें प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अंततः 3 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1990 तक, 5 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका टारगेट क्या रखा जाता है, 1990 तक 3 करोड़ निरक्षर और 1995 तक 5 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करना सुनिश्चित किया गया। राज्य स्तर पर भी उसी तरह के अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। जिस तरह से केंद्र ने यहाँ पर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया था, उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया था। यानी कि यहाँ पर ये जो योजना थी वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार इसमें अपना योगदान दे रहे थे। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता से यह तथ्य सामने आया कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन अवश्य किंतु असंभव नहीं है। तो दोस्तों अलग अलग तरह से या देश या राज्य की हम बात करें तो यहाँ पर हर स्तर से लोगों को शिक्षित करने की बात हो रही थी, तो एक तरह से इसमें सफलता भी मिली और ये लोगों को लगा भी कि ये कोई बहुत ही असंभव कार्य नहीं है। इस लक्ष्य को प्रत्येक स्तर पर दृढ़ संकल्प, समन्वित जनसह और सुनियोजित प्रयास से संबद्ध अभियान के रूप में संचालित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अगर प्रत्येक स्तर पर दृढ़ संकल्प हो जाए और साथ ही जनसह का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी लोग हैं उनकी अगर सहायता मिल जाए तो बहुत ही आसानी से एक तरह से सुनियोजित प्रयास से ये असंभव कार्य भी संभव था। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित है। यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना सामाजिक प्रौद्योगिकी के रूप में 5 मई 1988 को राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसका प्रमुख उद्देश्य 2007 तक साक्षरता का बना रहने वाला प्रतिशत यानी कि 75% का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है। यानी कि जो साक्षरता होनी चाहिए वो 75% होनी चाहिए, उसका न्यूनतम स्तर जो है वो बना रहना होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस मिशन के तहत क्या रखा गया कि 1995 में 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसमें सबसे पहले 3 करोड़ 1990 तक और 5 करोड़ 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 1995 तक 8 करोड़, जिसमें से 90 तक यहाँ पे 3 करोड़ लोगों को साक्षर करना था और 95 तक 5 करोड़ लोगों को साक्षर करना था। क्लियर। उसके बाद राज्य स्तर पर भी उसी के अनुरूप राज्य साक्षर मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। ये इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई कि यहाँ पे किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के
राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। क्लियर, अब ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। इसी के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्रीय साक्षरता अभियान रखा गया था। क्लियर, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो मिशन था ये संपूर्ण देश में कार्य कर रहा था, तो इसमें सबसे ज्यादा सफल कौन सा राज्य था। अब यहाँ पे आपको ये देखना है। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के पश्चात 16 जनवरी सन 1989 केवल राज्य में साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। यहाँ पे केवल राज्य में ही साक्षरता अभियान की घोषणा की गई और इस अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में केरल के एर्नाकुलम जिले में आशानुरूप सफलता प्राप्त की गई और यह अभियान संपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु एक नीति का निर्धारण करने वाला अभियान बन गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के पश्चात, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी आपकी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी आपकी 5 मई सन 1988 को। इसके पहले हमने देखा। अब आपका 16 जनवरी सन 1989 में केवल राज्य में ही साक्षरता अभियान की घोषणा की गई और इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में केरल के एर्नाकुलम जिले में आशानुरूप सफलता प्राप्त की गई और यह अभियान संपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु एक नीति का निर्धारण करने वाला अभियान बन गया और इसके बाद इस कार्यक्रम को संपूर्ण केरल राज्य में लागू कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले केरल का एक जिला एर्नाकुलम जिसमें आशानुरूप सफलता मिली, उसके बाद केरल के प्रत्येक राज्य में ये, केरल राज्य के प्रत्येक जिले में ये लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम का अनुसरण अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ने भी किया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम को केवल इसी राज्य ने ही चलाया। इसके बाद इस कार्यक्रम को देखकर जब इसमें साक्षरता की इतनी ज़्यादा औसत दर में वृद्धि हुई तो उसे देख करके अन्य राज्यों ने भी इससे सीखा। एक तरह से यहाँ पर अन्य राज्यों को भी इससे सीख मिली कि किस तरह से, एक तरह से ये तो जब इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ये जिस तरह से केंद्र सरकार का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, लेकिन अगर हम बात करें तो राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन भी राज्य स्तर पर भी किया गया था, लेकिन अन्य राज्यों में ये उतना अच्छे ढंग से इसका परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जब केरल राज्य ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो इसी को फॉलो करके अन्य राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में भी उसी सिस्टम को फॉलो किया, उसी व्यवस्था को फॉलो किया। और देखिए, जिस तरह से केरल में शिक्षा का जो स्तर था, जो वहाँ की साक्षरता दर थी, उसमें वृद्धि, उसी तरह से अन्य राज्यों में भी साक्षरता दर में वृद्धि हुई। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए लास्ट में इस अभियान के फलस्वरूप 2007-2008 तक हमारे देश में 700 संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं संचालित थीं और इस अभियान के मध्य से लगभग 50 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान भी रखा गया है। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर ये हम बात कर रहे थे संपूर्ण साक्षरता अभियान। दोस्तों, ये संपूर्ण साक्षरता अभियान केवल प्रौढ़ों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को, जो साक्षर नहीं थे, उन सबको इसने प्रभावित किया और खासकर जो भी छात्र वर्ग के लोग थे, जो भी छात्र थे, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी था, क्योंकि वो उनके लिए अनुकूल समय था जब वो खुद को साक्षर भी कर पाएँ और खुद को उस योग्य भी बना पाएँ जिससे कि वो समाज में, देश में एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर सकें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, इसी तरह से रोज नई नई वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों, वीडियोज को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।